बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे जितने भी ड्यू न्यूज के नाज़रीन हैं और ईद सार को देखने वाले लोग हैं, उन सभी को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन शुरू होता है बकरे, गाय, ऊंट, बैल की कुर्बानी के साथ और फिर इख्तिताम जो है वो बारबेक्यू पर होता है। लेकिन जब हम ईद कुर्बा का नाम लेते हैं तो ये चीज हमारे जहनों में ज़हन नशीन हो जानी चाहिए कि ईद पर हमने सिर्फ जानवर को कुर्बान नहीं करना होता, हमने अपनी ईगोज को भी कुर्बान करना होता है, हमने खुशियों को वेलकम करना होता है। वो लोग जो हमसे रूठ गए हैं उनको मनाने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रखना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, कभी कभी घर में कोई नाचाकी हो, कभी कभी दोस्तों के दरमियान कोई गलत फहमी के मामलात चल रहे हों, तो अक्सर औक़ात हम ईद की ग्रीटिंग मैसेज भेजकर उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो महज सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे अमूमी तौर पर रवैये ऐसे हो गए हैं कि हम लोग फॉर द टाइम बीइंग उस चीज को लेट गो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो कीना बरकरार रहता है। तो जिस तरीके से बच्चे और बड़े वाइपर पकड़कर, पानी लगाकर गली मोहल्लों से खून को वाइप आउट कर रहे होते हैं, इसी तरह से आप लोगों ने अपने दिलों में बैठी कुदरतों को, मेलों को वाइप आउट करना है, क्लीन करना है। और जहां पर मैं ये बात कर रही हूं वहीं पर मैं ये भी बोलूंगी कि कोशिश करें फ्रीजर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा गोश्त को स्टोर ना करें। तो लोग हैं जो गरीब हैं, जो गरीब तबका है, जिसके बारे में आप जानते और जिनके बारे में आप नहीं जानते, कोशिश कीजिए, लिस्ट बनाएं कि आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग हैं कि जिन तक ईद की कलेजी पकी हुई पहुंचना भी बहुत जरूरी है और कच्चा ईद का गोश्त पहुंचना भी बहुत जरूरी है। एनीवेज, इन तमाम ग्रीटिंग्स के साथ मैं वेलकम करूंगी अपने मेहमानों को। और ये जो हमारे आज के 2 मेहमान हैं वो इंतहाई सीनियर हैं, न सिर्फ अपने काम में बल्कि मुझसे भी बहुत सीनियर हैं। और यूं कह लीजिए कि अपनी जिंदगी में इन्होंने वो काम किए हैं कि जिनको देखकर इनके जूनियर्स आगे बढ़े हैं। और एक सीनियर से जब मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात से मुराद मैंने इनको पहली बार अभी देखा, तो यकीन जानिए मुझे उस लम्हे अंदाजा हुआ कि हाँ, अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम क्यों दिया है। मैं बात कर रही हूँ सीनियर सहाफी, मायानाज सहाफी सुहेल वड़ाइच साहब की। ईद मुबारक सुहेल वड़ाइच साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको वेलकम करने के लिए। और दूसरा ये भी कि जो मैं अभी लफ्ज बोल रही थी वो ये थे कि हमारे यहाँ उनसे भी उनके सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने अमूमन शोबिस इंडस्ट्रीज में एक रवायत को देखा है कि जब आप अपने किसी सीनियर को देखते हो तो शायद वो एक स्टेज का मोमेंटम बरकरार रखने के लिए या ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए लोग अपने सीनियर्स के पास जाके बड़ा अदब से झुककर उनको सलाम करते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब को मैंने अभी किसी के आगे झुकते हुए देखा तो वो उनके सीनियर और हमारे और भी सीनियर अताउल हक कासमी साहब। सर, ईद मुबारक और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और एक और प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और छोटी ईद पर आपकी उनसे मुलाकात हमने करवा दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको इसकी मुलाकात उनसे करवाएंगे क्योंकि बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुरीली आवाज है उनकी। और जब जब वो ईद शोज में पार्टिसिपेट करते हैं तो ईद के शोज को 4 चांद लगा देती हैं। उम्मे लैला हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे लैला, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद खैर मुबारक। सुहेल साहब, आपकी इजाजत से, अता साहब से मैं जरूर स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमें ये बताइए कि बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी, और इन दिनों में जब आप बड़े हो गए हैं और बच्चों के भी बड़े हो गए हैं तो अब ईद कैसी गुजरती है? बचपन में जो हमारी ईद थी, मैं उन दिनों वजीराबाद में होता था। अच्छा, तो बेसिकली आप वजीराबाद से? जी, बेसिकली तो अमृतसर से हैं, बल्कि अच्छा, अमृतसर से हैं। अच्छा। तो वहां से 47 में हम माइग्रेट करके वजीराबाद आ गए थे। तो सच्ची बात यह है कि वो जो ईद थी ना, सिर्फ जो छोटी ईद होती थी वो एक्साइटमेंट होती थी चांद देखने की। अच्छा। उस वक्त मुफ्ती साहिबान हमें नहीं बताते थे कि कल ईद है, अपनी आंखों से हम देखते थे। अच्छा, बड़ा मैनुअल सिस्टम होता था। मुझे याद है कि छतों पे ना पूरा वजीराबाद चढ़ा होता था, और छतें साथ साथ सब हम एक दूसरे को देख रहे होते थे, और कोई इधर है, कोई कहता उधर है। बहरहाल जब चांद नजर आता था तो हमारी खुशी जो थी वो काबिल दीद होती थी, डबल हो जाती थी, और जफ्फियां डालते थे एक दूसरे को बहुत अच्छा। और उसके अलावा ना जो बड़ी ईद है या छोटी ईद जो है, बड़ी ईद तो मुझे नहीं याद कि वहाँ कोई वजीराबाद में कोई, सच्ची बात यह है ताज़ा ताज़ा मुहाजिर आए थे हम लोग, किसने कुर्बानी करनी थी, तो हम खुद कुर्बानी के बकरे थे उस वक्त, तो उसका तो ज़्यादा कोई अच्छी याद मेरे ज़हन में नहीं है। लेकिन छोटी ईद पे वो मेले वेले लगते थे, उसको एंजॉय करना, वो फेस्टिविटी। अच्छा, अमूमन बचपन में ना सब बच्चों को ज्यादातर छोटी ईद ही भारी होती है, क्योंकि बड़ी ईद के बारे में अमूमन ये कहा जाता है ये बड़ों की ईद होती है, क्योंकि गोश्त
कुर्बानी का, ज़िबा करना, कलीजे बनाने, ये सारे बड़ों के टास्क होते हैं। तो उम्मे लैला, हमारे दोनों गेस्ट में छोटी तो आप हैं, तो आप बताइए कि आपकी ईद कैसी होती है? जहाँ तक बड़ी ईद का सवाल है, ईद कुर्बान का सवाल है, तो इसमें जो बच्चों के लिए या यंगस्टर्स के लिए जो एंटरटेनमेंट होती है वो ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को जाकर गोश्त दें, या आपके जो रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, वो और अम्मी को बार बार कह रही थी 2 बोटी और डाल दें, थोड़ा कम लग रहा है। और ईदी आप लें, ईदी का सवाल करें बड़ों से, और जो आपके छोटे हैं उनको ईदी दें, उनसे ईद मिलने जाएं, तो यही इसमें फेस्टिविटी होती है इस ईद में। सुहेल बड़ाई साहब, आपकी मुंह तौर पर ईद कैसी गुजरती है? और ये जो मैंने भी बोला ना कि किसी न किसी के घर तो गोश्त लेकर जाने का शौक हमेशा से हर उम्र में रहा है, कोई ऐसा अजीज के जहां पर गोश्त लेकर जाना आपको खुद पसंद हो? सच्ची बात यह है कि बचपन से अब जो सफ़र है अपने घर का, फैमिली का सीनियर होने के, तो मुझे कभी ये मौका नहीं मिला। अच्छा। और जो बचपन की ईद थी उसके एक मज़े थे, सेवियों को भी मज़े थे, चांद देखने के भी मज़े थे, ईदी मिलने के भी मज़े थे। अब तो अच्छा, लेकिन उम्मे लैला ने भी बातों में एक बड़ा प्यारा सा ना हमें एक वर्ड दिया है, और वो वर्ड है तजाद का। बड़ाई साहब, तजाद का वर्ड हो और आप आवाज ना हो, है ना? क्या ये खुला तजाद नहीं है? जब ये जुमला वायरल हुआ, क्योंकि ये जुमला उस वक्त वायरल हुआ है जब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। कितनी बड़ी कामयाबी थी आपकी खुद के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट हो, एंकर पर्सन हो, शोबिज से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा शख्स जो लोगों के लिए काम कर रहा है, अगर उसकी एक चीज भी सर क्लिक होने की देर है, वो एक चीज भी क्लिक हो जाए ना, तो फिर माशाल्लाह पूरी टीम की एफर्ट, पूरे साल की मेहनत, वो कहते ना कि रंग ले आती है। बस मैं ये समझता हूँ कि आप मेहनत करते रहें तो कोई ना कोई हम जैसे नालायक की भी कोई ना बस कर देंगे, ऐसे कोई चीज़ जो है लोगों को पसंद आ जाती है। हाँ। हमारा देखिए, मुझे सच्ची बात है कि मुझे आम लोगों से मोहब्बत है। क्या जी? आम लोगों से मोहब्बत, आवाम से कोई शुभ नहीं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो इसलिए मैं शुरू से मिट्टी से जुड़ के रहना चाहता हूँ, और इसलिए अगर कोई चीज़ लोगों को पसंद आ जाए तो गुड, नहीं तो फिर भी हमने तो मिट्टी से ही जुड़े रहना। अच्छा, आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मेल फैंस आप लोगों के ज्यादा होंगे, ठीक है? और बड़ाई साहब, बेगम के होते हुए कभी किसी शॉपिंग मॉल में, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी ट्रिप पर निकले हो, कोई फीमेल फैन आपको मिल गई हो, क्या होता है? कभी बेगम की तरफ देखते हैं, कभी उसकी तरफ देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है? एक तो अब तो बेगम आदी हो चुकी है, कुछ फैन से आदी हो चुकी है, कुछ मेरी आदतों से आदी हो चुकी है, तो अब उसमें भी टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। लेकिन शुरू के दिनों में तो पता थोड़ी चल गया है कि मैं भी ठीक होने वाला नहीं मेरे फैंस भी ठीक होने वाले नहीं है। कासमी साहब, क्योंकि आपने भी मैं बहुत तो जी तौबा मैं शरीफ आदमी। बात शरीफों की ही हो रही है। मुझे ये बताइए कि कभी आपको आपकी कोई फैन मिल गई हो? जी, मैंने तो कासमी साहब से सीखा, फौरन माफी मांगी। तो ये उसी सवाल का जवाब है जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर को क्या करना चाहिए? फौरन माफी। और अगर मियां नाराज हो जाए, सर बीवी को क्या करना चाहिए? फिर भी मियां माफी मांगे। बहुत उम्दा। वैसे मेरे केस में भी यही होता है। मेरे ये केस में सरेंडर है, टोटल सरेंडर। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगर खुश रहना है ना तो टोटल सरेंडर है। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी शादी को ना भी 1 माह हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने ना, आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ना ऐसे ही ना किसी बात पे उलझ पड़े। आप ये यकीन करें, मेरे हस्बैंड ने मुझे इंटरव्यू दे रहे हो। उन्होंने कहा तुम जो मर्जी कर लो, तुम 2-3 दिन मेरे से बात ना करो, मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूंगा। और अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, आधे पौने घंटे में मेरा मियां मुझसे सॉरी कर। तो ये है, मुझे लगता है कि शायद बाज़ औक़ात ख़वातीन या मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है। सच्ची क्या बात है कि यूजुअली जो ख़वातीन के कंसर्न्स होते हैं, जब शादी होती है उस वक्त सिचुएशन और होती है, लेकिन जो शादी आगे गुजरती जाती है, शी बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, शी बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ योर चिल्ड्रन, शी बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ योर फ्यूचर, जिसके आप भी कस्टोडियन नहीं होते।
تو جب وہ یہ چیزیں لے لیتی ہے آپ سے اور اس کی پیٹرن بن جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس سرنڈر کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ یعنی وہ آپ سے بہتر آپ کی کسٹوڈین ہے، آپ کے بچوں کو آپ سے بہتر لک آفٹر کر رہی ہے، ان کے معاملات کو لک آفٹر کر رہی ہے، اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ کر رہی ہے، تو اس سے بہتر کیا؟ اور تو یہ اگر لائف پارٹنر اچھا ہو، میں پاپی نو فون کر کے دسا گا کہ پروگرام ضرور دیکھنا. ابھی مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. عید اسار. مجھے لیلا یہ بتائیے کہ اپنے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کب مسز بننے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فی الحال تو نہیں ہے، 2-3 سالوں تک، جب تک میری سٹڈیز کنٹینیو ہے اس کے بعد ہی انشاءاللہ. ڈیپینڈ کرتا ہے لو میرج پہ بلیو رکھتی ہیں یا ارینج میرج پہ؟ آج کل تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک ٹوٹلی اسٹرینجر انسان سے شادی کریں. جو ارینج میرجز بھی ہوتی ہیں ان میں بھی پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کی کچھ باتیں ملاقاتیں فیملی کے ساتھ یا وداؤٹ بات چیت ہوتی ہے. تو جو ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے نا ارینج میرج کا، وہ تو رہا ہی نہیں ہے. تو لو تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. آپ کی ارینج میرج تھی؟ میں نا تھوڑی سی قطع کلامی نہیں پلیز. میں نے نا ایک لکھا ہوا ہے کہ غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور. اچھا. کہ اگر ایک غیر ملکی آئے تو وہ کیا سے فیل، وہ کیا قیاس کرے گا؟ مثلاً وہ لکھتا ہے، کہتا ہے یعنی میں کہ پاکستان میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اگر وہ ہاں کہہ دیں تو شادی کر دی جاتی ہے، نہ کرے پھر بھی کر دی جاتی ہے. جیسے آپ کی ارینج میرج تھی؟ جی بالکل 100% جی. اور کبھی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ کبھی لو میرج ہوتی؟ نہیں کبھی نہیں. میں امریکہ سے واپس آیا ہوں میں، تو میری بہنوں نے پوچھا کہ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دیں. میں نے کہا جی کوئی نہیں. دیکھیں جی، دیکھیں میری تو ارینج میرج ہوئی ہے. بار بار ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نہیں سن لیں، میرج کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کے سامنے جوڑ رہا ہوں. اچھا، تو ارینج میرج ہوئی ہے اور بہت اچھی چلی ہے، لیکن میرا دل کرتا تھا بعد میں ایک لو میرج بھی ہونی چاہیے. ایک لو میرج. لیکن میں دوسری شادی افورڈ نہیں کرتا اور خلاف ہوں میں اس کے. میں دوسری شادی کے سخت خلاف. اچھا، یہ میں اپنی زندگی میں بڑے ہی کم مرد ایسے سننے کو ملتے ہیں جو کہیں کہ میں دوسری شادی کے خلاف ہوں. وجہ بڑا صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگ بھی دوسری تیسری شادی کرتے دیکھے ہیں، میں نے ڈسٹرب، فیملیز ڈسٹرب ہو 100% صحیح کہ تباہ کر دیتے ہیں. تو وہ بچے بھی آپ کے، فیملی بھی. میں نے نہیں دیکھا یہاں کہ پاکستان کے سیٹ اپ میں، عرب کے سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے اٹ از ایکسیپٹیبل، لیکن ہمارے ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں. آپ کو وہ یاد ہوں گے نا مفتی طارق مسعود صاحب، ان کی ویڈیو کلپس کتنے وائرل ہوئے میں. انہوں نے تو 2 3 4 شادیوں کے حوالے سے بڑا پریچ کیا ہے لوگوں کو، بڑا فالوورز ہیں ان کے. ہماری جو مڈل کلاس ہے جس میں ہم لوگ ملازم پیشہ ہیں یا اس کے کلچر میں تو یہ نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں شاید علماء کے کلچر میں شاید سوٹ کرتی ہو. ہمارا جو ہم لوگ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم تو ایک گھر چلانا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر بچے بھی 2 جگہ پہ ہوں، میں نے جس کے بھی دیکھے ہیں، میں تو ڈر گیا. میرے ایک پروفیسر تھے FCC کالج میں، اچھا، تو بڑا میرا ان سے تعلق تھا. ان کی 2 شادیاں تھیں، انہوں نے سوئسائڈ کر لی. بڑا اچھے آدمی تھے. تو اس طرح یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. سائیکولوجیکلی آدمی بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. میں نام نہیں لیتا، اپنے ایک دوست کا بڑا اسکالر آدمی تھا، وہ بھی اسی طرح دوسری شادی میں وہ برباد ہو گیا. بالکل برباد ہو گیا. جی وہ بہت بڑے آدمی تھے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے نا قاسمی صاحب کہ جو ہمارے ہاں آج کل اب شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لے کے آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو ہمارے ہاں اب رجحان ہو چلا ہے، کیونکہ اب تو کم عمری میں بھی بہت زیادہ شادی ہو رہی ہیں. بچوں کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ چلے ہم ساتھ پڑھتے بھی رہیں اور کریئر کو بھی کنٹینیو رکھیں اور شادی بھی کر لیں. میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈائیورسز جو ہیں ریشیو بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. اور آپ نے تو سر چونکہ شوبز انڈسٹری کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ سے بھی وہ تو 2-3 لیکن سر وہاں پہ زیادہ تر مسائل آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرد کے لیے ہوتے ہیں یا ایک عورت کے لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا سر شادیاں تو ہو جاتی ہیں پر مرد حضرات ان وائفز کو اون نہیں کرتے ہیں. کئی عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسی ہوتی ہیں، کئی مرد عورتوں جیسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں آ کے وہ جو ہوتا ہے نا گڑبڑ ہوتی ہے.
बिल्कुल। उम्मे लैला, आप चूंकि यंग एज में हैं, आप बहुत सी लड़कियां आपको उसमें देख भी रही होंगी, हमारे यहाँ एक बड़ा रहा है लड़कियों का भी रुझान, क्योंकि देखिए यंग एज में अगर आप लड़का ढूंढ रही हैं तब तो वो बेचारा आपको इतना एस्टेब्लिश नहीं मिलेगा, या तो फिर वो हो कोई 45 साल का, ठीक है ना, आदमी, मुकम्मल मिच्योर आदमी, तभी वो आपको गाड़ी वाला भी मिलेगा, बहुत पैसे वाला भी मिलेगा और तमाम जिंदगी की सहूलियात होगी। 45 तो अगे भी जाओ थोड़ा जा। शुगर डैडीज की जो टर्म यूज होती है सर, शुगर डैडी बताइए। सहती आपकी भी बेगम देख रही है सर टीवी, खाली उन्हीं की नहीं देख रही। तो उम्मे लैला, आपकी एडवाइस क्या होगी, आपकी माइंड मेकिंग क्या है? देखिए जी, सबसे पहले कि अगर आप पार्टनर कोई ऐसा ढूंढ रही हैं जो कि वेल सेटल्ड हो या अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर तो आपको यही मिलेगी। उससे पहले आप थोड़ा सा खुद भी कोशिश कर लें कि आप खुद भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। जरूरी तो नहीं है कि आप अगर घर से बाहर निकल के गाना ही गाने लग पड़ें, या आपकी तरह अगर बहुत अच्छी एंकर पर्सन बन जाएं तो ही आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। दूसरे भी काम हैं, ये जो ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं, आप कपड़ों का काम कर सकती हैं, आप कोई हुनर सीख सकती हैं जो आप घर में रह के कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग है, IT सीख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को उनके अपने पैरों पे खड़ा करें। जब वो इस लायक हो जाएं कि उनको कल को ये परेशानी ना हो कि हमें हमारा शोहर छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे, हम खाएंगी कहाँ से, हम गुजारा कहाँ से करेंगी। जब वो आपकी बेटी इस लायक हो जाए, अपनी शादी की मुनासिब उम्र को पहुंच जाए, तो फिर आप उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लें जो उसकी तरह ही अपने पैरों पे खड़ा हो और कम से कम इतना इस लायक हो कि वो एक घर को चला सके और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके और उनको अच्छी तरह से। तो लगे हाथ जगह ये भी बता दें, आपको देखने वाले हैं अगर सुन रहे हैं इस वक्त, यकीनी तौर पर सुन रहे हैं, उम्मे लैला को कैसा लड़का चाहिए? हाँ, अभी तक क्वालिटीज आपके इधर उधर देख के बताएं। या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या वैसा हो, या वैसा हो। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़ाई साहब, एक कल्चर आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, ठीक है ना। अब तो ड्राइविंग सीट के अलावा हमें बाइक्स पर बैठी हुई, स्कूटीज पे बैठी हुई भी नजर आ रही हैं। तो ये कितना पॉजिटिव रुझान है सोसाइटी। देखिए, गुजारिश ये है कि जितनी खवातीन इंडिपेंडेंट होंगी उतना मुआशरा तरक्की करेगा। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ 52% खवातीन है, अगर वो काम नहीं करेंगी तो आगे आने वाली जो दुनिया है, आगे आने वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए मुश्किलात रहेगी। आप बांग्लादेश देखें, हमारे जैसा मुस्लिम मुल्क है, वहाँ कितने परसेंट खवातीन काम कर रही हैं। आप सऊदी अरब जैसे मुल्क में अब खवातीन जो है उनको काम करवाया जा रहा है। UAE में आप जाके देखें, खवातीन आपको हर शोबे में नजर आएंगे। सऊदी अरब की एयरपोर्ट पे अब सारी खवातीन उन्होंने डिप्यूट कर दी और वो सारी ट्राउजर्स पहन के बैठे हैं। तो हमें भी देखिए, तब्दीली दुनिया भर में आ रही है, हमें भी उन तब्दीलियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो खासकर मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के जरिए भी, खासकर जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो एजुकेट होती हैं, डॉक्टर बनती हैं, प्रोफेशनल बनती हैं, उन्हें चाहिए कि शादी के बाद भी अपना जो इल्म है उसको घर तक महदूद ना करें। उसकी अगर कोई डॉक्टर है तो वो प्रैक्टिस करे, ज्यादा नहीं कर सकती, मोहल्ले की खवातीन को लुक आफ्टर। बिल्कुल ऐसे ही आपने बड़ी प्यारी बात की है और इस चीज को मैं इस लिहाज से इंडोर्स करूंगी। मैं इस्लामाबाद में रही हूँ 4-4.5 साल, बड़ा एक वहां पे फेमस सैलून है, तो मैं वहां पर गई। वहां पे क्योंकि वो सैलून ही इतना बड़ा है कि वहां पर ही मोस्टली इलीट रही होती है। एक खातून को जब पता चला ना कि भी मैं PTV पे मॉर्निंग शो करती हूँ, तो उन्होंने मुझे ना सर कॉर्नर में ले जाके ना मुझसे बात की, मेरा नाम शाम पूछा, बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने कहा कि जरा आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, मेरा नाम लिए बगैर, वो मुंह से मास्क भी नहीं उतार रही थी, कि मेरा नाम लिए बगैर अपन प्रोग्राम्स में हाईलाइट करें यही कि जो डिग्री होल्डर्स खवातीन होती हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए होते हैं, इनकी घर वाले इनकी शादी इतने बड़े बड़े घरानों में करवा देते हैं, जैसे वडेरे हो गए, ये जहां पे वो अपनी खवातीन को काम करना अलाउ नहीं करते। उनकी ईगो हर्ट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं, ये लोग तो हमें काम नहीं करने देंगे। तो आप जाके सवाल उन यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं पूछते हैं, या उन इदारों से क्यों नहीं पूछते कि जहां से तलबा जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इतने GPA के साथ या इतनी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएट हुई, वो गोल्ड मेडलिस्ट हमारी कहां पर हैं? पता चलेगा आपको कि वो अभी अपने घरों में या तो बच्चे का फीडर बना रही हैं या कुछ और कर रही हैं। तो ये एक हमारा डिलेमा है। देखें, सोसाइटी एजुकेशन पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है,
لیکن اس کے ریٹرنز اس طرح سے نہیں مل رہے، کیونکہ وہ جو آپ لوگ اتنا انویسٹ کرتے ہیں خواتین کے ایجوکیشن پہ، وہ ری انویسٹ ہونا چاہیے، ان خواتین کو آگے خواتین کو پڑھانا چاہیے. اگر یہ رجحان ہو جائے تو ہم تو بہت ترقی یافتہ ہو جائیں. اچھا، آپ کے پروگرام کے حوالے سے نا جو بات ہو رہی تھی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موٹر بائکس جو ہیں نا جی، یہ خواتین میں میکسیمم یہ تقسیم کریں. ان کو پتہ نہیں لوگوں کو کہ بسوں میں جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، جو بس سٹاپ پہ کھڑی رہتی ہیں، اور تو اگر آپ مشرقیت کی اگر آپ واقعی علمبردار ہیں آپ لوگ، تو پھر انہیں یہ سہولت ہے. نہیں سر، اور اتنی انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے کیونکہ بھائی نے چھوڑ کے آنا ہے، والد نے چھوڑ کے آنا ہے، بالکل آپ گھر سے کک ماریں گے. اور میں نے سینٹرل ایشیا میں ساری مسلم سٹیٹس میں میں نے دیکھا ہے ساری خواتین چلا رہی ہیں. انڈیا میں نے دیکھا ویسے وہاں تو اب بہت نہیں، لیکن یہ سینٹرل ایشیا میں بھی ہاں ویسے، لیکن ایسا ہوتا ہے کامن میں نا، کامن نہیں ہے، کامن نہیں ہے. مطلب پورے دن میں آپ کو گنتی کو کوئی 2 سے 3 بائک دیکھنے کو مل جائے تو مل جائے، وہ اس سے زیادہ نہیں. لیکن سینٹرل ایشیا میں جو مسلم خواتین ہیں نا، وہ بہت چلاتی ہیں. وہاں پہ صبح وہ اس کو کر لیتی ہیں چارج، سبزی لینے جائیں گی، ٹھیک ہے، اپنے آفس جائیں گی، بہترین طریقہ. اچھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ سہولت بچیوں کو اپنے والدین کے گھر سے تو مل جاتی ہے، لیکن جس سسرال وہ جاتی ہیں وہاں پر یہ سہولت پھر انہیں نہیں ملتی ہے. اپنے گھر کی حد تک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، لیکن کسی اور گھر جا کے دیکھو دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا، جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو اس پہلے یونیورسٹیوں کے اندر ایسے بنا ہوا تھا درمیان میں کہ ادھر لڑکیاں بیٹھیں گی، ادھر لڑکے بیٹھیں گے. اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے درمیان پردہ لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اب جو سارے لوگ کو ایجوکیشن کے خلاف روز مظاہرے کرتے تھے، اب سب نے وہ یونیورسٹیاں بنا لی ہیں جس میں کو ایجوکیشن ہے. تو دیکھو زمانے کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں بدلیں گے تو زمانہ آپ کو بدل دے گا. وہ کہتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے. دریاب میں نا اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لڑکے کم تھے. ٹانگے والے ہمارے کالج کو کڑیاں دا کالج کہتے سن. کڑیاں دا کالج. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کی ایج اس وقت تھی 59 کے قریب. بڑی خوشگوار جوانی گزاری ہے آپ نے. آپ بھی خوشگوار ہے، ایسے نہ کریں. اچھا، تو وہ 59 ایج تھی ان کی، اور ہم لوگوں کی کتنی عمر ہوگی ایم اے میں؟ 18-19 میکسیمم. ان کو اپنی عمر کم ظاہر کرنے کا بڑا شوق. جب کوئی شرارت کرتا تو کہتے شرم کرو، حیا کرو، یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک منڈا بول پہ کہنا سر اگر ٹاٹیاں پینا نے ساڈیاں دے پھر پھوپھی نہ لگی. گڈ ون.